चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। और पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कुछ अपलोड करे थे, कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ क्वेरीज भी आई। अच्छा लगा जान के कि आप लोग एटलीस्ट देख के उसको कमेंट तो कर रहे हो। तो इसी तरह से अब मैं दोबारा से अपने वही कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके या कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो केस लॉस हो या कोई पर्टिकुलर सेक्शन हो, उसको लेके कुछ और वीडियोस अपलोड करूँगा। लेकिन अब डिफरेंस ये होगा कि अब हम, जैसा कि आपको पता है कि सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा चेंज, इनफैक्ट सीए फाइनल क्यों डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा चेंज, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है। और आपके सीए एग्ज़ाम में जो पहला अटेम्प्ट है वो पहला अटेम्प्ट मई 27 एंड ऑनवर्ड से आपको जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आएगा। मतलब आपको अब पुराने 1961 वाले एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पहले है, अब देखिए क्या अटेम्प्ट में कैसे होगा, क्या स्कीम होगा, वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन अभी बस आप लोगों से मेरा भी डिस्कशन ये है कि अब मैं जितना भी आपको क्लास करूँगा, जितने भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से लेके, वो पूरी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड ही होगा। उसी के प्रोविज़न, चाहे वो जो भी चेंजेस हो, उन्हीं प्रोविज़न से रिलेटेड मैं बातें करूँगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का जो टॉपिक है, जो मुझे डिस्कशन करना है, देखिए आपने पीजीबीपी सीए इंटर में पढ़ा है, सीए फाइनल में भी पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे या पढ़ोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पीजीबीपी आपने कभी पहले मतलब समझा ना हो या समझ में ना आया हो, ठीक है, एक लेंथी चैप्टर है, टेक्निकल भी है कई कई पॉइंट्स पे आके, लेकिन आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। तो मैं आपको पीजीबीपी पूरा भी डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर मोटिव पीजीबीपी डिस्कशन करने का नहीं है। मैं सिर्फ कुछ केस लॉस से रिलेटेड बातें करूँगा। जैसे आज मैं जो डिस्कशन करूँगा, एक आपका सेक्शन होता था सेक्शन 28 पहले पुराने टाइम में, अब उसको 26 बोलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि सब किस इनकम को पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल किया जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में किस तरह की इनकम को टैक्सेबल किया जाता है, किस इनकम को इस हेड में टैक्स करा जाएगा, सेक्शन 28 बताता था पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। अब नए एक्ट में सेक्शन 26 है। अब मैं पूरा सेक्शन 26 आपसे डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं। अब इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आज आप लोगों से डिस्कशन करना है। तो सेक्शन 26 में देखिए, थोड़ा सा मैं वैसे अवॉइड करूंगा पुराने सेक्शंस का रेफरेंस लेने की, क्योंकि अब उससे कोई लेना देना है नहीं। अननेसेसरी पुराने और नए के बीच में आप कंफ्यूज हो गए। इससे बेटर है जो है नया पढ़ो, पुराने को नहीं। जहां पर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही आप लोगों से डिस्कशन कर लूँगा। चलिए, तो मैं बात ये कर रहा था कि एक आपका सेक्शन होता था सेक्शन 28 पीजीबीपी के अंदर, एक सेक्शन होता था सेक्शन 28 जो कि हम पीजीबीपी का एक चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन 28 में एक एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 से आई थी और इफेक्टिव थी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अभी कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सेक्शन 28 हुआ करता था पहले। इस सेक्शन 28 की एक एक्सप्लेनेशन 3 थी, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 से इंसर्ट करी गई 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिवली। इस एक्सप्लेनेशन को लाने का क्या पर्पस था, क्यों ये एक्सप्लेनेशन लाई गई, किस तरह की टैक्स प्लानिंग कर रहे थे और किस तरह से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से इस एक्सप्लेनेशन को लाया गया। अब इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड सेक्शन 26, ये है आपका 1961 वाला, ये है 2025 वाला, मतलब इनकम टैक्स 2025, इनकम टैक्स 1961। इनकम टैक्स 2025 में अब चार्जिंग सेक्शन 28 की जगह हो गया है 26, और इसमें एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28 की जगह एक सेक्शन बनाया गया है। मतलब सेक्शन तो 26 है, इसके अंदर क्लॉज डाली गई है, सब सेक्शन डाला गया है, सब सेक्शन 4, जो कि बात करता है एक्सप्लेनेशन 3 वाली। सेम बात ही है, मतलब पुराने सेक्शन में एक्सप्लेनेशन 3 थी, नए में है सेक्शन 26 सब सेक्शन 4, ठीक है। तो इस तरह से ये बात थी। अब
इसमें डिस्कशन क्या है, देखिए क्या था इशू, इसमें क्या डिस्कशन करना है, अभी हम वो सब बाद में देखेंगे, वो क्यों लाया गया, क्यों एक्सप्लेनेशन कंसल्ट करा गया, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ से रिलेटेड। तो अब हम जो केस लॉ का कुछ डिस्कशन, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 केस लॉस का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली इसी एक्सप्लेनेशन या इसी सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि सेक्शन 26 के लिए रेलिवेंट है। अब मैं सीधा केस पे आ रहा हूं। क्या केस है, देखिए मैं इस केस का पूरा बैकग्राउंड दूंगा, क्या इश्यूज थे, क्या किसी भी केस लॉ को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि साहब उसके फैक्ट्स क्या थे, क्या इशू क्या आया था, क्या असेसी ने बोला, क्या रेवेन्यू ने अपना पक्ष रखा, क्या असेसी ने अपना पक्ष रखा, और इन पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया। तो ये जो आपके केस लॉ पढ़ेंगे, जो 2-3 अभी हम केस लॉ पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28 या फिर सेक्शन 26 के सब सेक्शन 4 से रिलेटेड है। ठीक है, अभी उसके अंदर क्या लिखा है अभी छोड़ दो, सेक्शन 26(4) में क्या लिखा गया और क्यों एक्सप्लेनेशन या क्यों अमेंडमेंट लाई गवर्नमेंट, क्यों ऐसा काम करना पड़ा गवर्नमेंट को, ये हम बाद में समझेंगे। अभी हम सिंपल सा एक कहानी सुनते हैं, वो कहानी में कुछ रेलिवेंट बातें होंगी, वो रेलिवेंट मैं बातें आपको बताऊंगा आप, लेकिन इसको अभी किसी भी तरह से 26 से 28 से रिलेट मत करो, सीधी सी बात अभी ये है। चलिए जी, अब कहानी है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 2015 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बात क्या थी, इस केस में बेसिकली जो असेसी था चेन्नई इन्वेस्टमेंट वाला, क्या नाम है इसका पूरा, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये एसएससी था, कंपनी थी, कंपनी एसएससी था। इसका बेसिकली चेन्नई में कुछ प्रॉपर्टीज थी, इस एसएससी की बेसिकली चेन्नई में कुछ प्रॉपर्टीज थी, और ये महाशय क्या करते थे, ये महाशय क्या करते थे, इन्होंने चेन्नई में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, बहुत ही बढ़िया जगह पे कुछ प्रॉपर्टी ले रखी थी और उसको ये लेट आउट कर देते थे, उसको ये लेट आउट कर देते, मतलब रेंट पे दे देते थे। अब बात इसमें और इंपॉर्टेंट वाली ये है जो मुझे बतानी चाहिए कि साहब चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का मेन जो काम था ना, ये कंपनी थी, कंपनी एसएससी थी, इनका मेन काम क्या था कि प्रॉपर्टी लेते खरीदते थे और उसको लेट आउट कर देते, मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी इनकी ये थी। इवन इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन थी कि साहब हमारा मेजर काम क्या है, हमारा मेन काम ये है कि हम प्रॉपर्टी को लेट आउट करते थे, हमारा मेन काम यही है। ठीक बात है। अब इनको ये था कि भाई हम तो बिजनेस ये करते हैं, तो इन्होंने अपनी बिजनेस इनकम, इन्होंने अपनी इनकम को टैक्सेबल करना चाहा पीजीबीपी के अंदर। भाई इनके दिमाग में ये था कि भाई हम जो है प्रॉपर्टी को खरीद के लेट आउट करते हैं, ये हमारा बिजनेस यही है, हमारी इनकम ही यही है, हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम का यही जरिया ही है। इवन इन्होंने अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज थी उसमें मेंशन कर रखा था कि भैया हमारा काम ही यही है कि बिल्डिंग प्रॉपर्टी लो और लेट आउट करो, रेंट पे दो। इन्होंने अपनी इनकम को पीजीबीपी में के अंदर टैक्सेबल करा हुआ था। अब जब इनकी रिटर्न फाइल करी गई तो असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि साहब इन्होंने अपनी इनकम को पीजीबीपी में दिखाया हुआ है, लेकिन ये इनकम तो इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्यों आप अपनी प्रॉपर्टी को जब रेंट पे दे रहे हो, लेट आउट कर रहे हो, तो वहां से होने वाली इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होनी चाहिए। आप पीजीबीपी में कैसे टैक्सेबल कर रहे हो? अच्छा, अब बात समझने वाली यहां पर यह है कि जो असेसी है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये पीजीबीपी में क्यों टैक्सेबल कर रहा होगा? क्योंकि इसको डिडक्शंस ज्यादा मिल जाएंगी, इनकम कम आएगी, टैक्स कम आएगा।
असेसिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भैया ये पीजीबीपी में टैक्सेबल ना कर कर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करे। ऐसा क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या आपको डिडक्शन मिलती है? म्युनिसिपल टैक्स की। लोन वगैरह लिया हो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, उसमें भी लिमिटेशंस हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं है और इनकम ज्यादा बनेगी, टैक्स ज्यादा बनेगा, रेवेन्यू को ज्यादा फायदा होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा टैक्स का। लेकिन असेसी क्या चाहेगा कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करूं ताकि मुझे डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। आपस में दोनों लड़ गए, दोनों लड़ते लड़ते कहां पहुंचेंगे? कमिश्नर के पास। दोनों लड़ते लड़ते कहां पहुंचे? सीआईटी के पास। सीआईटी ने दोनों की बात सुनी, असेसी की ये बात सुनी, असेसिंग ऑफिसर की बात सुनी। सीआईटी किसका फेवर करेगा? रेवेन्यू का, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का हिसाब, क्योंकि इसको तो अपनी इनकम बढ़ानी है अपने डिपार्टमेंट की। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कहा कि सब असेसिंग ऑफिसर एकदम बात सही कह रहा है। आप अगर इनकम प्रॉपर्टी को किराए पर देकर कमा रहे हो तो आपकी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्सेबल होनी चाहिए। आपको किसने कह दिया पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी? आपकी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल हो गई। असेसिंग ऑफिसर जीत गया, असेसी बेचारा उदास पहुंच गया कोर्ट में। केस हाई कोर्ट तक पहुंचा, ट्रिब्यूनल वगैरह के बाद ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, डिपार्टमेंट की बात सुनी, असेसी की बात सुनी। हाई कोर्ट ने बोला असेसिंग ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट एकदम सही कह रहा है। अगर आप कोई इनकम लेट आउट प्रॉपर्टी को लेट आउट करके कमाते हो तो आपकी इनकम पीजीबीपी नहीं हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने तक ये बात बोल दी, लेकिन असेसी यहां पर नहीं रुका। असेसी यहां पर नहीं रुका और वो फाइनली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसका जजमेंट पढ़ने से पहले फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं। फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं कि साहब केस के फैक्ट्स थे क्या। देखिए इशू क्या था, सबसे पहले इशू समझना पड़ेगा हमें। इशू ये था कि भैया क्या रेंटल इनकम जो कि एक कंपनी ने कमाई है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अंडर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाज टू एक्वायर एंड लेट आउट प्रॉपर्टी शुड बी असेस्ड एज हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी, यही इशू था। हमने भी यही बात बोली कि साहब अगर किसी कंपनी जिसका काम ही है प्रॉपर्टी को खरीद के लेट आउट कर देना और उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी ये बात मेंशन करी हुई है कि भाई मैं तो यही काम करूंगा, तो क्या उसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए? फैक्ट्स यहां पे वो सारी बातें हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन करी है एसएससी के लिए कि एसएससी के चेन्नई में प्रॉपर्टी थी, उसका मेन काम यही था कि भैया लेट आउट अच्छा खासा पैसा कमाता था, ये वगैरह वगैरह ये सब बातें थी। पीजीबी में टैक्सेबल होता, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील और हाई कोर्ट ने भी असेसिंग ऑफिसर के व्यू को ऊपर रखा। असेसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब अपील करी गई, देखो असेसी ने क्या बात बोली होगी, असेसी ने क्या बात बोली, असेसी ने बोला होगा कि साहब मेरा जो मेन धंधा है ना लेटिंग और प्रॉपर्टी, वो मेरा इंसिडेंटल मतलब सेकेंडरी नहीं है। असेसी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, अपनी बात बोली कि साहब मेरा जो लेटिंग आउट का धंधा है ना ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, ये मेरा प्राइमरी बिजनेस है, ये मेरा मेन बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि मैं भैया अभी जो है ये थोड़ा बहुत जो होता है खाली टाइम में मैं किराए पे चढ़, नहीं साहब मैं मेन काम ही बैठ के यही कर रहा हूं, मेरा मेन काम ही यही है। इनफैक्ट मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइट प्रॉपर्टी, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है अपनी प्रॉपर्टी को। मैंने अपने एमओए में ये साफ मेंशन करा हुआ है कि साहब मेरा काम ही मेन यही है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शियली यूज इसी तरह से करता हूं, इसलिए मेरी रेंटल रिसिप्ट बिजनेस इनकम होनी चाहिए। ऐसी ने बात बोली, कोर्ट ने सुना, ठीक बात है। रेवेन्यू ने अपनी बात बोली। रेवेन्यू ने क्या बात बोली होगी, रेवेन्यू ने सिंपल ये बात तो बोली होगी, साहब एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी लेट आउट करके किसी तरह का कोई किराया भाड़ा ले रहा है, किराया ले रहा है, तो इनकम पीजीबीपी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यही बात बोली।
सिंस द इनकम अराउज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इट शुड बी टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव लॉज। उन्होंने कहा साहब मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपने लिख दिया तो लिख दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट करा है, अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट करेगा तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए। कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर या रेवेन्यू की भी बात सुनी। अब कोर्ट ने देखिए अपना क्या जजमेंट दिया, शानदार जजमेंट, इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील ऑफ द असेसी एंड हेल्ड दैट, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसा कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से प्रतीत होता है कि साहब वो एक्वायर करते हैं और प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देते हैं, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, हम ये बात मानते हैं। प्रॉपर्टी को लेट आउट करना खुद में एक बिजनेस है, ना कि मेरली अ मेथड ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम ओनरशिप। देखिए कोर्ट ने बोला कि साहब प्रॉपर्टी को लेट आउट करना भी अपने आप में एक बिजनेस है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कोर्ट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, असेसी के फेवर में। रेंटल रिसिप्ट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस इनकम एंड वो टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी एंड नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोर्ट ने देखिए, कमिश्नर सीआईटी ने भगा दिया एसएससी को, ट्रिब्यूनल ने भगा दिया एसएससी को, हाई कोर्ट ने भगा दिया एसईसी को कि साहब आप गलत बोल रहे हो, लेकिन बंदा रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन असेसी के फेवर में दिया गया और कोर्ट ने माना कि साहब लेट आउट करना भी बिजनेस हो सकता है जब आप ऐसा। लेकिन इसमें पता है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि आपका मेन बिजनेस ही लेट आउट का। यहां पे देखिए, इसमें यहां पे एक बात लिखी हुई है कि लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज वाज द बिजनेस इटसेल्फ, और ये ऐसा कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी हुई है कि साहब वो बिजनेस ही लेट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी कहानी सुनने के बाद जजमेंट आया इन द फेवर ऑफ असेसी, हेंस इनकम अर्न बाय Chennai Properties and Investment Limited should be treated under head PGBP and not in under head house income from house property। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ था, इंपॉर्टेंट केस लॉ था। सेम एक और केस आया, रयाला कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सेम एक केस और आया, रयाला कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर भी कोर्ट ने सेम चीज बोली कि साहब द केस वाज स्क्वायरली कवर्ड बाय द अर्लियर डिसीजन इन चेन्नई प्रॉपर्टीज, कि साहब चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में हमने कुछ इसी तरह का डिसीजन दिया है। उस डिसीजन के बेस पे हम ये कह रहे हैं रेंटल इनकम वाज असेस्ड अंडर हेड पीजीबीपी एंड नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चेन्नई प्रॉपर्टीज वाले केस को बेस मानते हुए कोर्ट ने रयाला कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में भी, जो कि 2016 सुप्रीम कोर्ट का केस थे, वहां पर भी डिसीजन असेसी के फेवर में सुनाया। ठीक है, अब इन दो केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, देखिए ये बात मैं अभी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये इस जो स्टेटमेंट मैं अभी बोलूंगा आप लोगों को वो अभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, उसकी इंपॉर्टेंस अभी आगे समझ में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, अच्छा पहले मुझे बताइए, चेन्नई प्रॉपर्टीज जो बिल्डिंग को या प्रॉपर्टी को लेट आउट करता था वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी या रेजिडेंशियल थी? क्या उसका काम ये था कि फ्लैट बनाए, फ्लैट को किराए पे दे दे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, या वो कमर्शियल स्पेस बनाता था और कमर्शियल बिल्डिंग को किराए पे देता था? तो वैसे चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी थी और ये बेसिकली कमर्शियली स्पेस को लीज आउट वगैरह करती थी, मतलब अगर केस के बारे में बात करी जाए। लेकिन यहां पर जो कोर्ट का जजमेंट है, क्या कोर्ट के जजमेंट ने ऐसा कुछ बोला है कि सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने पर ही पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल करोगे, या उन्होंने एक जनरल लेमन टर्म में एक बात बोल दी कि अगर लेट आउट करना ही आपका मेन बिजनेस है
चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। क्या कोर्ट ने कुछ ऐसा मतलब कुछ डिफरेंस बताया, या एक जनरल लेमन टर्म में बात बोल दी गई कि साहब चाहे आपकी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उन्होंने सिंपल बोल दिया लेट आउट अगर करना बिजनेस है तो आपकी इनकम पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। सेम चीज रयाला कॉर्पोरेशन में भी हुई है, सेम चीज रयाला कॉर्पोरेशन में भी हुई है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, जनरल लेमन टर्म में इन्होंने कोर्ट ने बाइफरकेट नहीं करा, चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा अगर बिजनेस इनकम है, बिजनेस ही है वो आपका, तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी। चलिए इतनी बात अभी यहां पे करके छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। और एक केस और इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको भी। इसमें देखिए फैक्ट्स क्या थे। एक असेसी थे राज दादरकर एसोसिएट, एक पार्टनरशिप फर्म थी। राज दादरकर एंड एसोसिएट्स, ये बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म थी, एक पार्टनरशिप फर्म थी। इनका बेसिकली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, नाम नहीं ध्यान, शायद साईं बाबा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से नाम था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। अब आपको पता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोई बनाता है तो मेन पर्पस क्या होता है, शॉप्स रेंट पे देना, शोरूम्स रेंट पे देना, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह के लिए स्पेस प्रोवाइड कराना, इस तरह से वो उनका जो है काम होता है। तो इनकी करीब 90 कुछ शॉप्स होंगी और बाकी भी कुछ शोरूम्स वगैरह का 30 कुछ ऐसी थी, 30 यूनिट या 90 यूनिट, इस तरह का कुछ स्पेस उन्होंने लाइसेंस दे रखा था कि साहब आप ये हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप इस कॉम्प्लेक्स में अपनी शॉप्स वगैरह रन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम आपको 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी पीरियड का लाइसेंस दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपसे लाइसेंस फीस रिकवर करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि राज दादर एंड एसोसिएट जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, इन्होंने उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शॉप्स को रेंट पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया, एक तरह से ही हुआ। उन्होंने क्या कि लीजिए इसको चलाने का हम आपको लाइसेंस देते हैं, आप इस लाइसेंस को रखिए जब तक ये लाइसेंस वैलिड है, शॉप आपकी, इसके बदले आप हमें लाइसेंस फीस दे दीजिए, इसके बदले आप हमें लाइसेंस फीस दे दीजिए। ठीक बात है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर इशू यही आया, फिर से दोबारा वही इशू आया, जब असेसी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी, उन्होंने किस में फाइल करी होगी, पीजीबीपी में। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, हाउस प्रॉपर्टी, सेम इशू आया। भाई असेसी ने बोला होगा कि यार एक बात बताओ, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, मैंने दुकान भाड़े पे दे दी या लाइसेंस पे दे दी, अब लाइसेंस फीस रिकवर कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस है ना ये, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ये मेरा बिजनेस है, ये तो मेरा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। असेसिंग ऑफिसर कहेगा नहीं, आपने लेट आउट करा है, आपका मेन बिजनेस नहीं है, आपने लाइसेंस फीस रिकवर करी है, रेंट पे नहीं दिया, लाइसेंस फी में आपके पास लिमिटेशन, उस जिसने आप शॉप्स आपके लिए, उसके पास बहुत लिमिटेड राइट्स है, मेन राइट्स तो आपके पास ही हैं, तो इसलिए आप इसको लेट आउट की तरह हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करो। केस फिर वही चीज फंसी। देख लेते हैं फैक्ट्स, देख लेते हैं इस वाले केस के भी क्या क्या फैक्ट्स है, यही बात थी यहां पर भी आके फंसी। इश्यू ये था कि वेयर द इनकम अर्न बाय द असेसी फ्रॉम लाइसेंसिंग या सब लाइसेंसिंग शॉप्स इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर वॉज टैक्सेबल एज पीजीबीपी या फिर हाउस प्रॉपर्टी। फैक्ट्स क्या थे, असेसी एक पार्टनरशिप फर्म था जिनका शॉपिंग सेंटर था, मार्केट प्रीमाइसेस था, उन्होंने इस लाइसेंस पे, सब लाइसेंस पे इंडिविजुअल स्टॉल्स वगैरह दिए। सब लाइसेंस, उन्होंने कहा असेसी क्लेम दैट द ग्रांटिंग सब लाइसेंस उनकी बिजनेस एक्टिविटी है, देयरफॉर बिजनेस इनकम में टैक्सेबल करो, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा ना भैया आपने, हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। अल्टीमेटली मैटर सुप्रीम कोर्ट को तक पहुंचा।
एसएससी ने क्या बोला होगा? एसएससी ने देखो यही बात बोली होगी, सर एक बात बताइए, मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, मैंने शॉप्स रेंट पे दे दी, आपने तो चेन्नई प्रॉपर्टीज में केस सुनवाई करी थी ना, आपने क्या कहा था चेन्नई प्रॉपर्टीज में कि साहब अगर आपका लेट आउट करना बिजनेस है तो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल करो, पीजीबीपी में टैक्सेबल करो। आपने रेयाले में भी सेम डिसीजन दिया, चेन्नई वाले केस में भी सेम डिसीजन, तो मेरा भी यहां पर सेम ही तो केस है। मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैंने शॉप्स को लाइसेंस पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, मैं भी तो लाइसेंस फी रिकवर की एक तरह रेंटल इनकम होगी मेरी वो। तो असेसी ने इस बोला कि असेसी कंटेंट इट्स बिजनेस कंसिस्ट ऑफ टेकिंग प्रोमाइसेस कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड देम बाय ग्रांटिंग लाइसेंस। It relied upon the Supreme Court decision in Chennai Properties and Reala Corporate where the rental income was held to be the business income। इसने एसआईसी ने पुराने केस का हवाला दिया, उसने बोला कि साहब पुराने अपने केस ऑलरेडी डिसाइडेड है। सही बोल रहा है एसआईसी, बिल्कुल सही बोल रहा है एसआईसी। आगे देखिए आगे क्या बात हुई, रेवेन्यू ने क्या बोला? रेवेन्यू ने बात बोली कि सर आप मुझे एक बात बताइए, रेवेन्यू ने एक बात बोली कि माय लॉर्ड जज साहब मुझे एक बात बताइए, असेसी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज मेनली ड्राइविंग इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई कमर्शियल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज बिजनेस ऑपरेशन कैरिड नहीं है, वर कैरिड ऑन। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ले रहा है। असेसी मेनली ऑक्युपाइड अलाउड ऑक्यूपेशन ऑफ द शॉप्स एंड कलेक्ट लाइसेंस फी। इनकम वॉज असेसेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट द बिजनेस इनकम। रेवेन्यू ने बोला सर देखिए ये रेंटल इनकम हम इसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि सर ये सिर्फ रेंटल इनकम ले रहा है, लेकिन क्या इसका मेन बिजनेस यही है? क्या इसका मेन बिजनेस यही है? चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस में, रेयाला के केस में हम जानते हैं आपने डिसीजन एसएससी के फेवर में करा था, क्योंकि वहां पर उस वाले केस में एसएससी ने प्रूव करा था कि मेरा मेन बिजनेस ही यही है कि मैं प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देता हूं, रेंटल इनकम मेरा मेन बिजनेस ही है। लेकिन इस वाले केस में, दादरकर साहब के केस में, ये कहीं से साबित नहीं हो पा रहा कि इनका मेन बिजनेस रेंटल इनकम ही है, इनका मेन ये कहीं से साबित नहीं हो पा रहा। कोर्ट ने दोनों की बात सुनी, कोर्ट ने देखिए क्या जजमेंट दिया। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द असेसीज अपील। लेकिन यहां पर उसने उसकी अपील ही डिसमिस कर दी, और इसका मतलब किसके फेवर में गया डिसीजन? रेवेन्यू के फेवर में। क्यों? क्योंकि असेसी फेल्ड टू एस्टेब्लिश दैट द प्रॉपर्टी वॉज बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज पार्ट ऑफ बिजनेस। कमर्शियली एक्सप्लॉइट मतलब कमर्शियली यूज, कमर्शियली एक्टिव। कोर्ट ने कहा कि साहब असेसी इस बात को प्रूव करने में सफल नहीं हुआ है, फेल हो गया है कि उसकी प्रॉपर्टी को वो कमर्शियली एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ऐसा कहीं से प्रूव नहीं हो पाया है। सिर्फ merely taking premises and granting license does not automatically amount to carrying on business। सिर्फ प्रीमाइसिस लेके लाइसेंस दे देना शॉप्स का, ये आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ है। अनलाइक चेन्नई प्रॉपर्टी रियल कॉर्पोरेशन, देयर वाज नो एविडेंस दैट लेटिंग कॉन्स्टिट्यूट द असेसीज मेन और सोल बिजनेस एक्टिविटी और दैट सब्सटेंशियल कमर्शियल सर्विस वर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली रिसिप्ट वर टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब समझ में आया मैं इस केस को इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा था। कोर्ट ने बोला, देखिए अब मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनल फील होता है कि साहब अगर ये राज दादर साहब कोई अच्छा लॉयर करते तो शायद केस जीत जाते। मुझे यहां पर, क्योंकि देखिए कोर्ट ने नहीं बोला था कि साहब हम इस बिजनेस इनकम को नहीं मानते। देखिए यहां पे स्टेटमेंट था कि असेसी फेल हो गया है ये प्रूव करने में कि ये असेसी का मेन बिजनेस है। अगर कोई अच्छा लॉयर होता है, देखिए मैं कमेंट नहीं कर सकता इस चीज़ पे, हो सकता है बहुत बड़े बड़े लॉयर ही गए होंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में छोटा मोटा लॉयर नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहब ऑलरेडी चेन्नई प्रॉपर्टीज़ का केस डिसाइडेड था, रेयाला का केस डिसाइड था, इस केस को भी जीता जा सकता था। ये तो लॉयर साहब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, जो ठीक से प्रिपरेशन करके नहीं गए, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि सब एसएससी प्रूव ही नहीं कर पाया कि उनका मेन बिजनेस है। अगर ये प्रूव कर देते तो शायद एसएससी के फेवर में जजमेंट जाता। तो चेन्नई रेयाला की तरह यहाँ पर जो डिसीजन हुआ
वो असेसी के फेवर में नहीं हुआ, वो असेसी के अगेंस्ट में हुआ, रेवेन्यू के फेवर में किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे थे 2-3 केस। अब इन केस को क्यों पढ़ा गया? जब ये जजमेंट आए, आपको पता क्या प्लानिंग शुरू हो गई, आप समझ गए होंगे। लोगों ने रेंटल इनकम कमाना शुरू करा जो बिजनेस कर रहे हैं, और एक क्लॉज डलवा दी होगी मेमोरेंडम एसोसिएशन में। सिर्फ एक क्लॉज डालने से ही उनकी अच्छी खासी जो रेंटल इनकम जिसपे हाउस प्रॉपर्टी में अच्छा खासा टैक्स लगता, वो सारा का सारा टैक्स बच गया, वो सब पीजीबीपी में टैक्सेबल करने लगे। क्या गवर्नमेंट को नुकसान शुरू हो गया होगा होना? बिल्कुल होना हो गया। जो रेजिडेंशियल, आपको ध्यान है कोविड के टाइम पे भी जितने बड़े बड़े बिल्डर्स थे उनके फ्लैट्स खाली पड़े थे, उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया, उन्होंने रेंटल इनकम कमाना शुरू कर दिया। अब अगर वो उसको मेन बिजनेस ऑफ एक्टिविटी दिखा दें तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, बच जाएंगे, डिडक्शन मिल जाएंगे, दुनिया भर के खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी, वहाँ पे इनकम उनकी कम हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने से बच जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आई थी एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28, या फिर अब मैं बोलूं सब सेक्शन 4 टू सेक्शन 26। अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है। अभी इस सेक्शन में भी बात हम कुछ पढ़ेंगे भी। अभी जितना आपने केस लॉ पढ़ा है ना, ये केस लॉ भी इस सेक्शन के आने के बाद थोड़ा लिमिट हो गया। अभी हमने जितना चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के डिसीजन पढ़े, रेयाला का पढ़ा, या फिर आपका हमने राज दादर भाई का पढ़ा, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएंगे डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिमिटेड हो जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट रूल ले, गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले। अमेंडमेंट क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस और पार्ट ऑफ इट, any income from letting out of residential house or part of it by the owner, मतलब ओनर होना चाहिए वो रेजिडेंशियल हाउस का, shall not be included in income under section subsection 1, मतलब and shall be chargeable under that house property। इसका मतलब ये हुआ जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग सब रेजिडेंशियल हाउस को लेट आउट कर रहे हैं, बिजनेस बना लिया अपना, ये मेन ऑब्जेक्टिव भी यही दिखा दिया, मेन बिजनेस भी यही दिखा दिया, पीजीबी में डिडक्शन लेनी शुरू कर दी है, तो हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन कौन लेगा? सारे मेजर प्लेयर तो निकल गए हाउस प्रॉपर्टी से। तो गवर्नमेंट लेके आई सबसेक्शन 4 या फिर एक्सप्लेनेशन 8। अब क्या होगा इससे कि साहब रेजिडेंशियल हाउस को अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का उसका बिजनेस भी है कि भाई मेरा बिजनेस है, मैंने अपने मेमोरेंडम में छपवा दिया है कि मेरा मेन बिजनेस रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर देना और रेंटल इनकम कमाना है, उसके बावजूद मैं अपनी इनकम को कहां टैक्सेबल करूंगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसका मतलब क्या चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड या रेयाला का केस रेलिवेंट रहा? देखिए रेलिवेंट है, अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन किस हद तक रेलिवेंट है ये अभी हमारा डिस्कशन पेंडिंग है, ये हमारा भी डिस्कशन पेंडिंग है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि रेलिवेंट नहीं है, अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन एक लिमिट तक रेलिवेंट है। अभी हम बात करेंगे। तो सब सेक्शन 4 टू सेक्शन, अब देखिए मैं फिर वही बात करूँ, मैं सेक्शन 26 की बात करूंगा, सेक्शन 28 एक्सप्लेनेशन 3 की बात नहीं करूंगा। तो सेक्शन 26 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल हाउस, इसका मतलब ये हुआ क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी भी लेट आउट कोई करता है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाती है? आंसर इज यस, वो होनी भी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने कैंडोर का नाम सुना होगा। कैंडोर क्या करता है? ऑफिस स्पेस क्रिएट करता है, एक पूरा कैंपस ले लिया, वहां पे बिल्डिंग बनाई, स्पेसेस बनाया, फ्लोर्स बनाई और लीज आउट कर देता है बड़ी बड़ी कंपनी को और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाता है। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी? नहीं साहब, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि उसको पूरी मेंटेनेंस करनी है, वहाँ की गार्ड की सैलरी देनी है, सिक्योरिटी की सैलरी देनी है, स्टाफ मेंटेनेंस की सैलरी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, दुनिया भर का खर्चा है। तो हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं ले पाएगा, तो वहाँ पर गलत है, वो उसका प्रॉपर बिजनेस भी है। तो अगर अब देखा जाए कि सब अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, किराया ले रहे हो, भाड़ा ले रहे हो, दैट्स फाइन, यू कैन टेक योर इनकम एज अंडर हेड पीजीबीपी। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को लेट आउट कर रहे हो, वहां पर आपको अपनी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही
टैक्सेबल करनी पड़ेगी आपको। चेन्नई प्रॉपर्टीज या रयाला या फिर और कोई केस नहीं बता सकता। क्यों? गवर्नमेंट ने तो अब रूल ही बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को खत्म कर दिया। लो जी, मैंने बताया था ना, मैंने आपको स्टेटमेंट बोली थी कि साहब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उन्होंने डिफाइन नहीं करा है कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उन्होंने एक लेमन टर्म में जजमेंट दिया था कि साहब अगर मेन बिजनेस आपका ये है तो आपको इनकम अंडर पीजीपीपी में टैक्सेबल कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका मेन बिजनेस ये है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि साहब देखिए कमर्शियल के लिए ठीक है, हम मानते हैं कमर्शियल की रेंटल इनकम को आपको पीजीपी में टैक्सेबल करना चाहिए, लेकिन हम रेजिडेंशियल इनकम को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लेट आउट होने से होने वाले इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल कराएंगे। ठीक है, अब ये बात आई। अब तो फिर क्वेश्चन ये होता है, जब ये बात आ गई तो ये सारे केसेस लॉ बेकार हैं? ये सारे केस लॉस बेकार हैं? नहीं साहब, केस लॉ बेकार नहीं है, बस आपको एक नोट मैंने दिया है, वो नोट ध्यान में देना पड़ेगा। एक मैंने नोट दिया है नीचे, वो नोट ध्यान में देना पड़ेगा। देखिए क्या है नोट, वो ये वाला नोट कहते हैं सेक्शन 26(4) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रोवाइड्स दैट income from letting out of a residential house or part of it by the owner would be chargeable to tax under head income from house property and will no longer be considered under head PGBV even though the main of business of the SSC is to let out the residential house property। का मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि केस लॉ काम के नहीं है, लेकिन लास्ट में एक लाइन देखिए, द रेशनल ऑफ द अबव रूलिंग होल्ड गुड only in respect of letting out of commercial properties। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई एसएससी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट करके पैसा कमा रहा है, रेंटल इनकम कमा रहा है, क्या केस लॉस वैलिड है? बिल्कुल। चेन्नई के केस में कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वैसे उसकी, लेकिन हालांकि कोर्ट ने जजमेंट सारी प्रॉपर्टीज के लिए दिया था, कमर्शियल रेजिडेंट उन्होंने सेग्रीगेशन नहीं करा, लेकिन एक्चुअल में केस कमर्शियल का था। राज दादर भाई का तो चलो अलग ही केस था, उन्होंने तो प्रूव ही नहीं कर पाए। रयाला के केस में भी सेम बात थी। तो इसका मतलब ये केस वैलिड हैं, होल्ड गुड हैं, लेकिन कहां तक? जहां तक आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो। अगर ये सेक्शन 26(4) मान लो नहीं होता, ये एक्सप्लेनेशन 3(2)(28) या सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 नहीं होता, क्या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को पीजीबीबी में टैक्सेबल कराया जा सकता था? अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को मैं लेट आउट करता, क्या उसकी इनकम को मैं पीजीबीबी में टैक्सेबल करा सकता था? अगर मैं ये प्रूव कर देता कि भैया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना ही मेरा मेन बिजनेस है, मेरा प्राइमरी बिजनेस ही यही है, क्या मैं चेन्नई या रयाला कॉरपोरेशन का केस के बेस पे उसको पीजीपीपी में टैक्सेबल करा सकता था? आंसर इज यस। लेकिन सेक्शन 26 सबसेक्शन 4 आने के बाद मैंने वो रास्ता बंद कर दिया, मैंने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इनकम, रेंटल इनकम को पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं कराया जा सकता, लेकिन हाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इनकम को पीजीपीपी में ही टैक्सेबल कराना पड़ेगा या उसमें ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट केस लॉज, 2-3 इंपॉर्टेंट केस लॉज जो कि सेक्शन 26(4) या फिर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28 से रिलेटेड थे। आज का टॉपिक इतना था। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कुछ नई इंटरेस्टिंग केस लॉ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।